नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हम कोशिका पढ़ रहे थे और मैंने आपको पहले कोशिका का पूरा इंट्रोडक्शन बताया। उससे संबंधित जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते थे एग्ज़ाम में वो सब कवर करवाए, और जितने अब तक पूछे गए हैं और जितने आगे पूछे जाने की संभावना है उन सबको कवर किया था डिटेल में, ठीक है। और लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि कोशिका दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जिसमें कम विकसित केंद्रक पाया जाए, ठीक है। और यूकैरियोटिक जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। आगे यूकैरियोटिक कोशिका दो टाइप की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और मनुष्य किसमें आता है? जंतु कोशिका में, ठीक है। और पादप में आपको पता ही है पेड़ पौधे सब आएंगे, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है? झिल्ली रहित कोशिका होती है। मतलब इसके अंदर जो कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका को। हम एक कोशिका को तो नहीं देख सकते। क्या हम एक कोशिका को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पर कोशिकाओं के समूह को तो देख सकते हैं ना। जैसे हमारा ये हाथ है, ये किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं के समूह से। जैसे ये पेन है, पेन मिलके तो बना है एटम से, परमाणु से। पर क्या हम एक परमाणु को देख सकते हैं? नहीं। पर परमाणुओं के समूह को तो देख पा रहे हैं ना। ये परमाणुओं का क्या है? समूह ही तो है, ठीक है। सेम वही फंडा कोशिका में भी है, ठीक है। तो कोशिका के ये है कोशिका का समूह, ठीक है। मैंने आपको ये एक कोशिका का चित्र बना के यहाँ दिखाया है और उसको जूम करके, यानी जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए, सूक्ष्मदर्शी के जरिए इसको बड़ा करके दिखाया, उसके बारे में डिटेल में स्टडी की, तब जाके पता चला कि कोशिका के अंदर और क्या क्या पाया जाता है। जैसे एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सेम कोशिका के अंदर भी कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कोशिका अंग, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो क्या होती है? उसमें झिल्ली रहित अंग पाए जाते हैं। मतलब जैसे ये गुणसूत्र है, ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके चारों ओर किसी भी तरह की कोई झिल्ली या लेयर या आवरण नहीं पाया जाता है, यानी आवरण रहित इसके अंदर अंग पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है, क्योंकि इसमें विकसित केंद्रक होता है, तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके चारों ओर क्या है? झिल्ली युक्त अंग है, ठीक है। और हमने इसका डिफरेंस भी देखा था, इसमें कौन सा अंग पाया जाता है, कौन सा नहीं। वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है। और फिर मैंने इस दोनों का डिफरेंस भी बताया था कि जंतु और पादप में क्या क्या डिफरेंस है, वो भी बताया था, ठीक है। तो आज हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे कोशिका के बारे में। हाँ, एक पॉइंट रह गया था कल। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन तीनों को मिलाकर ही कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और जो एक कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्र क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, इसकी डिटेल स्टडी मैं कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। अभी तो हमने क्या पढ़ा है? कोशिका क्या होता है और कोशिका के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना, उसका स्ट्रक्चर और उसके अंग, एक एक को डिस्कस करते चले जाएंगे। आप प्लीज़ दोस्तों इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। देखिए, अगर हम कोशिका के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कोशिका के स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कोशिका आवरण, ठीक है, आवरण मतलब लेयर, सेल की लेयर, ठीक है। दूसरा जीव द्रव्य है। कोशिका स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा हमने? दो भागों में, कोशिका आवरण और जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और जो कोशिका आवरण में क्या क्या आता है? कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके और भी नाम है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका कला है, जीव द्रव्य झिल्ली है, ठीक है। वो जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, हम ना अभी मैं आपको सिर्फ इसका एक चित्र बता रहा हूँ, आप अपने माइंड में एक चित्र इसका फिट कर लें, फिर हमें एक एक को डिटेल में पढ़ना है अभी, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के लिए भी, ठीक है। और ये इसके कम से कम 5-7 पार्ट्स आएंगे, इस वजह से मैं इसको धीरे धीरे और आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि 9th क्लास में आपका इतने लेवल का है नहीं, तो इसको इसलिए मैं इसमें ही आपको एडवांस भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति आता है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और ग्लाइकोकैलिक्स होता है,
ठीक है। यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स, ये क्या है? कोशिका के आवरण है। कोशिका का आवरण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक है। तो ये जो कोशिका के चारों ओर जो उसको अंदर के जो कोशिका अंग है उसको घेर के रखता है, ये चारों ओर, वो क्या कहलाता है? इसका कोशिका का आवरण या कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे स्टडी। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये तीनों किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें तीनों आवरण पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स तीनों आवरण किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो क्या लगाएंगे आप? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। आगे अगर बात करें हम कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की, ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पुट करके दे सकता है, पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? तो आप क्या करेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। तो कोशिका संरचना को हमने दो भागों में बांटा, कोशिका आवरण और जीव द्रव्य, ठीक है। तो अब जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य को, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, इसको दो भागों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म, और केंद्रक, ठीक है। अभी मैं आपको जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इन दो वर्ड्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बार बार जीव द्रव्य नाम आएगा, ठीक है। तो आपके माइंड में तभी आना चाहिए कि जीव द्रव्य का मतलब क्या है। कोशिका द्रव्य आएगा तो तभी आना चाहिए आपके माइंड में कोशिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है यानी एक सेल है, और इसके केंद्र में पाया जाता है केंद्रक, क्योंकि केंद्र में पाया जाता है इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इसके केंद्रक, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ध्यान से समझना इसको, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि कोशिका के अंदर का, यानी कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका के अंदर का संपूर्ण भाग जिसमें केंद्रक भी हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। कोशिका झिल्ली को छोड़कर कोशिका के अंदर का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोशिका के अंदर का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अगर मैं पूरे जीव द्रव्य में से, जीव द्रव्य आपको पता चल गया, ठीक है। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। अगर जीव द्रव्य में से मैं केंद्रक को निकाल दूं, ठीक है, यानी न्यूक्लियस को निकाल दूं, तो जो भाग बचेगा वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कोशिका द्रव्य। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जीव द्रव्य क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर का संपूर्ण भाग वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। उसमें क्या आएगा? केंद्रक भी आएगा, कोशिका द्रव्य भी आ जाएगा, ठीक है। और कोशिका द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य में से अगर केंद्रक को निकाल दिया जाए, जीव द्रव्य में से अगर केंद्रक को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? कोशिका द्रव्य। इसको आप एक फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो। जैसे मान लीजिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। यानी प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, ठीक है, और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, यानी कोशिका के अंदर का संपूर्ण भाग, ठीक है। और कोशिका द्रव्य क्या होता है? P-N, मतलब प्रोटोप्लाज्म में से अगर मैं न्यूक्लियस को निकाल दूं, जो भाग बचता है संपूर्ण वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। आई होप आपको अब कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो जीव द्रव्य को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ P =
C+N, ठीक है। और कोशिका द्रव्य क्या होता है, C=P-N, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जीव द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आगे हम कोशिका द्रव्य को यानी साइटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांटते हैं, साइटोसोल, ठीक है, और ट्रोफोप्लाज्म है, ठीक है। ट्रोफोप्लाज्म और साइटोसोल। अब देखिए ट्रोफोप्लाज्म और साइटोसोल क्या होता है। आपको ये कोशिका दिखाई दे रही है, ठीक है। साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या होता है, देखिए हमारी कोशिका के अंदर एक तो केंद्रक होता है, और जो ये जो हमें संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं हम कोशिका अंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका अंग, ठीक है, यानी कोशिका के अंग। तो कोशिका का वो क्षेत्र, याद रखना यहाँ एरिया की बात हो रही है, कोशिका का, मैं लिख देता हूँ, वो क्षेत्र जहाँ कोई कोशिका अंग न पाया जाए उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल, ठीक है। तो साइटोसोल क्या होता है, कोशिका का वो क्षेत्र जहाँ कोई भी कोशिका अंग न पाया जाए वो कहलाता है साइटोसोल, ठीक है। अब देखिए कोशिका, आपको कोशिका के जो अंग है आपको यहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कोई अंग दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है। तो क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र की बात हो रही है, एरिया की, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, साइटोसोल, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि कोशिका द्रव्य का वो क्षेत्र जहाँ पे क्या पाए जाएं, कोशिका के अंग पाए जाएं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब आपको दोनों वर्ड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो साइटोसोल क्या होता है, यानी वो खाली क्षेत्र जहाँ कोई भी कोशिका का अंग न पाया जाए, ठीक है। और ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, जहाँ पर कोशिका का अंग पाए जाते हैं, वो कोशिका द्रव्य का या फिर कोशिका का वो क्षेत्र जहाँ पर कोशिका अंग पाए जाते हैं उसको ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। आगे ट्रोफोप्लाज्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कोशिका अंग प्लस अंतर्विष्ट पिंड, जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग सेल, ठीक है, या फिर कोशिका अंग को बोलते हैं सेल ऑर्गन्स, ठीक है। आपको इसी तरह मैं बनाना है, इसी उस फॉर्म में। अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं, कोशिका अंग क्या होते हैं, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हम अंतर्विष्ट पिंड को बता देता हूँ मैं क्या होता है। अंतर्विष्ट पिंड को होता है जी, कोशिका के अंदर कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, जैसे आपने पेड़ पे गोंद देखी है निकलती हुई, पेड़ की जो खाल होती है उसमें एक चिपचिप का पदार्थ निकलता है जिसको गोंद बोलते हैं, गोंद, रेजिन वगैरह, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, क्योंकि पादप भी तो किससे मिलकर बना है, पेड़ पौधे भी तो सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, इसका उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है। और जो संचित पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह पाई जाती है, उनको बोलते हैं संचित पदार्थ, ठीक है। तो हम ट्रोफोप्लाज्म को हम दो भागों में बांटते हैं, कोशिका अंग और अंतर्विष्ट पिंड, ठीक है। तो कोशिका अंग आगे 3 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। कोशिका अंग 3 टाइप के पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, एक तो होता है झिल्ली रहित कोशिका अंग, ठीक है। अब झिल्ली रहित का मतलब आप समझ चुके होंगे कि वह कोशिका अंग जिसके चारों ओर कोई भी झिल्ली न पाई जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, झिल्ली रहित कोशिका अंग। जैसे मान लो राइबोसोम, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, ये केंद्रक है, तो राइबोसोम कैसे ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम क्या होता है, उसका क्या काम है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। केंद्रिका, केंद्रक में एक कंडेंस फॉर्म में एक संरचना पाई जाती है, ऐसी बिखरी पड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका। सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये जो 3 अंग है ये क्या है, झिल्ली रहित अंग, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इनमें से कौन सा कोशिका अंग झिल्ली रहित है, ठीक है। तो आपको तीनों याद होने चाहिए, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और केंद्रिका। 2 तो याद हो जाएंगे, सोम लगा हुआ है पीछे, एक याद करना है, केंद्रिका, ठीक है। दूसरा कोशिका अंग प्रकार है एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंग, यानी ऐसे कोशिका अंग जिनके चारों ओर केवल क्या पाई जाए, एक झिल्ली पाई जाए, यानी सिंगल लेयर पाई जाए, ठीक है। वो कौन कौन से है, ER यानी
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी क्या बोलते हैं इसको, अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंतःपर्दवी जालिका। दूसरा गाल्जिकाए। ठीक है, गाल्जिकाए के भी चारों ओर क्या पाई जाती है, एक सिंगल लेयर पाई जाती है, यानी एक सिंगल झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंग। ठीक है, आगे लाइसोसोम। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल एक एक के बारे में पढ़ेंगे, दिक्कत मत लो। ठीक है, रिक्तिका, ये भी क्या है, ऐसे कोशिका अंग है जिनके चारों ओर एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाई जाती है। ठीक है, कोशिका अंग का तीसरा प्रकार है, ये दूसरा प्रकार था, तीसरा प्रकार है धोरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग, यानी डबल मेम्ब्रेन कोशिका सेल ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कोशिका अंग है जिनके चारों ओर डबल झिल्ली पाई जाती है, जैसे मान लीजिए एक झिल्ली ये और एक झिल्ली और। ठीक है, यानी डबल झिल्ली पाई जाएगी, तो वो कौन कौन से हैं, एक तो लवक है प्लास्टिड, और एक सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और एक केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर भी क्या पाई जाती है, डबल झिल्ली युक्त। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकता है बड़े ईजी फॉर्म में, कि कोशिका के वे अंग कौन कौन से हैं जिसमें डबल झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। ठीक है, लवक, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, और केंद्रक। ठीक है, और झिल्ली रहित राइबोसोम, सेंट्रोसोम और केंद्रिका। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कोशिका झिल्ली क्या होती है। ठीक है, आज कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोशिका अंगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर आपको पता चल गया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका झिल्ली। पहला कोशिका अंग स्टडी करने जा रहे हैं हम, वो है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको हम कोशिका कला या फिर जीव द्रव्य झिल्ली, इन सब नामों से जानते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ भी आए आप निशान लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कोशिका झिल्ली क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो मान लीजिए एक कोशिका है, ये उसका न्यूक्लियस है, कोशिका के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका झिल्ली। इतना तो आपको क्लियर हो गया आप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका निर्माण, यानी इसका निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है या किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटीन और लिपिड की। ठीक है, अगर बात करें कि जो कोशिका झिल्ली है उसके वैज्ञानिकों ने 3 मॉडल दिए हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली के कितने मॉडल दिए हैं, 3 मॉडल। तो आपको तीनों पता होने चाहिए, अगर डिटेल में नहीं पता होने चाहिए तो कम से कम उसका ये पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया। कई बार सीधा वैज्ञानिक का नाम ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप 3 मॉडल नोट करें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के 3 मॉडल दिए वैज्ञानिकों ने। पहला है तरल मोज़ेक मॉडल, दूसरा है सैंडविच मॉडल, तीसरा है एकल झिल्ली मॉडल। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी कि तरल मोज़ेक मॉडल क्या है, सैंडविच क्या है, एकल क्या है, पर ये जरूर आ सकता है कि तरल मोज़ेक मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका नाम लिख लें, निकोलसन एंड सिंगर। ठीक है, निकोलसन और सिंगर नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल दिया। ठीक है, और सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेनियल एंड डॉब्सन। ठीक है, और एकल मॉडल किसने दिया था, जे बी रॉबर्टसन।
ठीक है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो तरल मोज़ेक मॉडल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली के 3 मॉडल किसने दिए, तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, निकोलसन और सिंगर, ठीक है। और सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेनियर और डॉप्सन ने। एकल मॉडल किसने दिया, जेबी और रॉबर्टसन ने, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, किससे हुआ, तो आप क्या लगाएंगे, प्रोटीन और लिपिड से। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड की। और कोशिका झिल्ली से संबंधित 3 मॉडल दिए, वो तीनों का हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ इसका कार्य क्या है, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर छोटे छोटे ना, यहाँ पे छोटे छोटे फ्रिंज पाए जाते हैं। फ्रिंज मतलब सरंध्र बोलते हैं हिंदी में। सरंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर बोलते हैं, ठीक है। इस छिद्रों का क्या काम है कि जैसे मान लीजिए कोशिका के अंदर जो भी कोशिका द्रव्य है या कोई भी अणु, वो उनके आर पार आ जा सके, ठीक है। कोशिका के लिए जो भी कुछ लेने देने की या ट्रांजैक्शन की जो भी सुविधा हो, वो कहाँ से संपन्न होती है, कोशिका की झिल्ली के में एक छोटे छोटे फ्रिंज पाए जाते हैं, सरंध्र पाए जाते हैं, उनकी वजह से ये क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि मैंने आपको ये जो दिखाया है कोशिका का, मैंने एक कोशिका का चित्र दिखाया है, जबकि कोशिका का क्या होता है, पूरा समूह होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे समूह होता है एक, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है, तो जो भी ये इस कोशिका और इस कोशिका से लेन देन करेगी, वो किसके माध्यम से करेगी, झिल्ली के माध्यम से ही करती है। अब झिल्ली ही बंद होगी तो कैसे करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इस कोशिका के कुछ मटेरियल इसके एक दूसरे में आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। यानी कोशिका को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका झिल्ली का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे करती है, इसको समझने से पहले आपको कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे, ठीक है, जिनके समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा ये कैसे करती है, ठीक है। देखिए, अब मेरे को आप बताओ कि कोशिका तो जीवित होती है, ठीक है, और जो मर जाती है वो मैंने आपको बताया था, डेड सेल किस रूप में फिर बाहर आते हैं, बाल और नाखूनों के रूप में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब कोशिका को जीवित रहने के लिए आपको पता है जल भी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए और खाना भी चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ें चाहिए ना जीवित रहने के लिए। अब कोशिका के अंदर ये जल, ऑक्सीजन और खाना कैसे जाता है, ठीक है, ये कैसे इसके अंदर जाता है और कैसे बाहर आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोशिका ऑक्सीजन लेगी तो स्वाभाविक सी बात है CO2 भी जाएगी उसके अंदर, ठीक है। यानी गैसें कैसे जाती है कोशिका के अंदर और कैसे बाहर आती हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि झिल्ली क्या होती है, ठीक है। झिल्ली क्या होती है, झिल्ली को हम, जैसे आपने जो चाय छानने वाली झिल्ली देखी होगी, उसी टाइप की झिल्ली होती है, उसी को झिल्ली कहते हैं, ठीक है। पर झिल्ली जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पारगम्य, ठीक है, दूसरी होती है अर्ध पारगम्य, तीसरी होती है विभेदी पारगम्य, चौथी होती है अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की, पारगम्य, अर्ध पारगम्य, विभेदी पारगम्य और अपारगम्य। इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, सेमी परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी, ठीक है। देखें, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो विलयन होता है, विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है विलायक, ठीक है, और एक होता है विलय, ठीक है। जो विलय होता है वो कम मात्रा में होता है और जो विलायक होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने नमक प्लस जल का कोई विलयन लिया, ठीक है, तो नमक क्या है उसमें, विलय, और जल क्या है, विलायक। क्योंकि जल अधिक मात्रा में होता है, नमक क्या होता है, कम मात्रा में, ठीक है। अब देखिए, पारगम्य का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना इसको। अगर किसी झिल्ली से
झिल्ली में से विलायक प्लस विलय, विलायक और प्लस विलय दोनों के अणु आर पार जा सकें, उसको क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली। ठीक है, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक और विलय के अणु आर पार जा सकें, दोनों आर पार आ जा सकें, उसको क्या बोलते हैं? विलायक झिल्ली। उसको क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक कोई विलयन लिया, ठीक है, ये मैंने एक विलयन लिया और मैंने इसके बीच में एक झिल्ली रख दी। विलयन तो आपको पता है उसमें दो अलग अलग पदार्थ जरूर होंगे, यहाँ क्या है? नमक और पानी। ठीक है, तो यहाँ मैंने पारगम्य झिल्ली रख दी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? विलायक। ठीक है, तो विलायक के जो अणु होंगे वो इस पार भी आ सकते हैं और इस पार से भी आ जा सकते हैं, और जो विलय होगा उसके भी अणु आ जा सकते हैं दोनों आर पार। ठीक है, तो ऐसी झिल्ली को क्या बोलते हैं हम? पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक विलयन लिया जिसमें विलायक के तो अणु आर पार जा सकते हैं बट विलय के नहीं आ जा सकते। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसमें क्या होता है? जो विलायक होता है उसके अणु तो आर पार चले जाएंगे, ठीक है, बट जो विलय होगा उसके अणु आर पार नहीं जा सकते। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? अर्ध पारगम्य झिल्ली। विभेदी झिल्ली क्या होती है? विभेदी पारगम्य झिल्ली क्या होती है? देखिए, जिसमें कुछ विशेष अणु ही आर पार जा सके। ठीक है, विभेदी पारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें कुछ विशेष विलायक या विलय के अणु ही आर पार जा सकें। और अपारगम्य नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि जिसमें ना तो विलायक के अणु आर पार जा सके और न ही विलय के अणु आर पार जा सकें। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो अब देखिए आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो कैसे काम करती है, उसका नेचर क्या है? अर्ध पारगम्य और विभेदी पारगम्य। ठीक है, तो दोनों नेचर हमारी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? अर्ध पारगम्य व विभेदी पारगम्य। ठीक है, अर्ध पारगम्य और विभेदी पारगम्य। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब आपको पता चल गया है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है और विभेदी पारगम्य झिल्ली क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो कैसा व्यवहार करती है? अर्ध पारगम्य का और विभेदी पारगम्य का। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि जो कोशिका को जीवित रहने के लिए जल, ऑक्सीजन और खाना चाहिए वो कैसे आर पार जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको 2-3 वर्ड और सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे विसरण। ठीक है, और विसरण का ही एक प्रकार होता है अलग, विसरण में ही आता है, जिसको बोलते हैं प्रासरण। ठीक है, अभी सीख लो दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, विसरण और प्रासरण किसे कहते हैं? ठीक है, विसरण और परासरण के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, पर विसरण और परासरण को जानने से पहले आपको एक वर्ड का पता होना चाहिए, सांद्रता, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या होती है? ठीक है, आई होप आपको पता होगा, नहीं हो पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सांद्रता देखिए क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आएगा आगे। ठीक है, तो अभी इसका मतलब सीख ले। किसी विलयन में आपको पता है विलयन में क्या होता है? विलायक होता है प्लस विलय होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? विलयन। तो किसी विलयन में प्रति इकाई में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता
या फिर कंसंट्रेशन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताता हूँ दोबारा। सांद्रता क्या होती है? किसी भी विलयन में, और विलयन किससे मिलकर बनता है? विलायक और विलय से, ठीक है। किसी भी विलयन में प्रति इकाई में उपस्थित किसकी मात्रा? विलय की मात्रा को क्या बोला जाता है? सांद्रता। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपके पास एक विलयन है, ठीक है, आपके पास कोई विलयन है, आपको पता है विलयन किससे मिलकर बनता है? विलायक और विलय से, ठीक है। मान लीजिए हम मानते हैं कि नमक और जल का विलयन है, ठीक है। तो जल है विलायक और नमक है विलय, क्योंकि कम मात्रा वाला विलय होता है और ज़्यादा वाला विलायक होता है, ठीक है। और आपके पास है 100 ग्राम जल। कितना है? 100 ग्राम जल, ठीक है। तो हम इसके प्रति इकाई का क्या मतलब है? यानी 1/100, जो इस विलयन का 1/100वां भाग होगा ना, मतलब 0.01, उसमें जितनी मात्रा विलय की होगी वो कहलाएगा सांद्रता। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सांद्रता क्या होती है? सांद्रता क्या होती है? प्रति इकाई विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहा जाता है? सांद्रता, ठीक है। अब एक पॉइंट जो ज़बरदस्त है वो याद रखना कि जो सांद्रता है वो कैसे चलती है? उच्च सांद्रता, यानी जो सांद्रता होती है वो वायु की भी हो सकती है, जल की भी हो सकती है, ठीक है। तो वायु की सांद्रता होगी तो वो कैसे चलेगी? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगी, अगर वायु के बारे में बात करें, ठीक है। अगर जल के बारे में करेंगे तो भी क्या होगी? वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगी, मतलब हाई कंसंट्रेशन से कहाँ से कहाँ मूव करेगी? लो कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। अब आपको विसरण और प्राशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको विसरण और प्राशन के बारे में बताया था, ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। विसरण क्या होता है? दो अलग अलग पदार्थों का स्वतः ही मिल जाना, ठीक है। दो अलग अलग पदार्थों का स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण, ठीक है। दो अलग अलग पदार्थों का स्वतः ही मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण। और दो अलग अलग पदार्थ क्या हो सकते हैं? चाहे वो नमक है और चाहे वो जल है, चाहे वो चीनी है चाहे जल है, क्योंकि जल क्या है? अलग पदार्थ है, ठीक है, और नमक क्या है? अलग पदार्थ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? विसरण। और विसरण का ही एक अन्य प्रकार होता है जिसको बोलते हैं हम प्रासरण, ओसोमिस बोलते हैं, और विसरण को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। तो प्रासरण क्या होता है? दो अलग सांद्रता वाले विलयन में होने वाली विसरण की प्रक्रिया को प्रासरण कहते हैं, ठीक है। तो प्रासरण क्या होता है? दो अलग अलग विलयन में, या फिर घोल बोलें जिसको, ठीक है। विलयन होगा, घोल होगा, तो उसमें अलग अलग पदार्थ होंगे ही, ठीक है। होने वाली विसरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाता है, ओसोमिस कहलाता है, ठीक है। और प्रासरण या विसरण सब क्या है? कहाँ से चलेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब जानते हैं कि जो कोशिका होती है उसके अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है और जल का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। और इसी आधार पर हम क्या बोलते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है और विभेदी पारगम्य है, और इसी वजह से हम इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कोशिका के अंदर CO2 और O2 यानी गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। तो जो कोशिका के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है विसरण के द्वारा, ठीक है। विसरण के द्वारा होता है। और कैसे होता है? देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि वायुमंडल में हमारे पास क्या क्या है? CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और CO2 कितनी? 0.03%, और ऑक्सीजन है 20% लगभग, और 78% है नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास कई टाइप की गैसें हैं। अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी गैसें हमारे अंदर जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ
ऑक्सीजन ही जाएगी और CO2 नहीं जाएगी या नाइट्रोजन नहीं जाएगी। ठीक है, ये सारी कैसे अंदर जाती हैं, क्योंकि हमारी नाक में कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि वो CO2 को बाहर फेंक देगा या फिर ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। ठीक है, तो सारी कैसे जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम सांस लेते हैं नाक से, फेफड़े उसमें उत्तरदायी होते हैं, पर जो वो श्वसन की क्रिया है वो एट लास्ट जो जाके जो अंत में संपन्न होती है वो कहाँ होती है, कोशिका में ही होती है। और कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर ही तो पाया जाता है, कोशिका के बाहर तो नहीं पाया जाता, कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है मुख्य श्वसन में। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन को, यानी कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो ऑक्सीजन कैसे आएगी, अब ये प्रश्न है। ठीक है, तो वो आएगी कोशिका झिल्ली को पार करते हुए, और कोशिका झिल्ली में क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्रिंज होते हैं, सरंध्र होते हैं। ठीक है, वो यानी कैसा बिहेव करती है हमारी कोशिका झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह। ठीक है, और मैंने अभी झिल्ली के बारे में आपको डिटेल में बताया। ठीक है, तो अब देखिए जो CO2 है, और आपको पता है कि गैसों का आदान प्रदान विसरण के जरिए होगा, और विसरण कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, अब देखिए जो CO2 है, जब हम CO2 लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो CO2 भी अंदर जाती है। ठीक है, और जो CO2 है वो कोशिका के लिए क्या माना जाता है, एक वेस्टेज होती है, अपशिष्ट, यानी अपशिष्ट मतलब वेस्टेज होती है, और इस अपशिष्ट का निष्कासन जरूरी है। निष्कासन मतलब इसको निकालना बाहर जरूरी है, कोशिका से इसको बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो कोशिका डेड हो जाएगी, क्योंकि कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ना कि CO2। ठीक है, और जबकि हम सांस लेते हो तो ये दोनों कैसे जाती हैं अंदर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कोशिका में जो CO2 है वो क्या होता है, एक तरह का अपशिष्ट होता है, और उसका निष्कासन जरूरी है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब कोशिका के अंदर CO2 भर जाती है, ठीक है, यानी कोशिका के अंदर जब CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पे उच्च सांद्रता उत्पन्न हो गई, किसकी, CO2 की। ठीक है, तो जब कोशिका के अंदर CO2 भर जाती है तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे उच्च सांद्रता उत्पन्न हो गई, किसकी, CO2 की। और अगर कोशिका के अंदर CO2 की उच्च सांद्रता उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई, ठीक है, और कोशिका के बाहर यानी वातावरण में जो CO2 है, अगर इस वातावरण वाली CO2 से इसकी CO2 की सांद्रता, यानी ये कोशिका वाली है, कोशिका के अंदर जो पाई जा रही है CO2, ठीक है, और ये वातावरण की CO2 है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोशिका के जो अंदर CO2 पाई जाती है उसकी सांद्रता वातावरण में पाई जाने वाली सांद्रता से उच्च हो जाए या अधिक हो जाए, तो क्या होता है, विसरण के द्वारा CO2 कोशिका से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो CO2 कैसे निकलती है बाहर, विसरण के द्वारा। कब निकलेगी, जब कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा अधिक हो जाए अकॉर्डिंग टू वातावरण में जो कोशिका पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन कैसे जाएगी। ठीक है, तो अगर जो कोशिका है, यानी जो कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है और जो वातावरण में ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर इसकी सांद्रता अधिक है और जो कोशिका में जो कोशिका ऑक्सीजन पाई जा रही है उसकी सांद्रता कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ गति करेगी, बाह्य वातावरण से किसकी ओर, कोशिका के वातावरण के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, O2 का परिवहन होता है। ठीक है, तो सिंपल सा कहें कि O2 और CO2 का परिवहन कोशिका के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आगे लगाएंगे विसरण के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हमने गैस का तो पता कर लिया कि कोशिका को जीवित रहने के लिए गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, अब जल भी सेम यही प्रोसेस करता है। ठीक है, क्या कि विसरण के ही एक प्रकार है जो मैंने अभी बताया आपको, परासरण। ठीक है, परासरण के द्वारा क्या होता है, जल अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक है, परासरण के द्वारा ही विसरण की एक प्रक्रिया। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका के अंदर जल का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के तहत होता है, ठीक है,
अब डिपेंड करेगा ऑप्शन। अगर ऑप्शन में प्रासरण दे रखा है केवल तो आप प्रासरण लगाएंगे, अगर ऑप्शन में विसरण दे रखा है तो आप विसरण लगाएंगे, अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो आप विसरण को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि विसरण का ही एक अन्य प्रकार है प्रासरण। प्रासरण कोई अलग चीज़ नहीं है, ये इसी का ही एक अन्य प्रकार है। ठीक है, और ये भी कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, अब देखिए हमने दूसरा भी पढ़ लिया कि कोशिका के अंदर जल कैसे जाएगा, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जल कैसे जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कि कोशिका को जीवित रहने के लिए खाना भी चाहिए, मतलब पोषण। पोषण कैसे मिलता है कोशिका को। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होती है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये होती है बड़ी लचीली। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है बहुत लचीली होती है। क्यों लचीली होती है? क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी है, प्रोटीन और लिपिड की बनी है। ठीक है, इसी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा लचीली होती है। और इसी लचीलेपन की वजह से ये अपना बाहर के वातावरण से भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, तो कोशिका के लचीलेपन की वजह से वह अपने बाहर के वातावरण से, यानी बाह्य वातावरण से भोजन प्राप्त करती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो एंडोसाइटिस क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के लचीलेपन की वजह से कोई कोशिका बाह्य वातावरण से भोजन प्राप्त करती है, इस प्रक्रिया को एंडोसाइटिस कहा जाता है। ठीक है, और ये किन में होती है? तकरीबन जो एंडोसाइटिस प्रक्रिया होती है वो जो एक कोशिका जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है, उनमें ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसे अमीबा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है तो क्या लगाएंगे? एंडोसाइटिस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ जो इसका सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है। अब अगर हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका, क्योंकि दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक है, अगर हम जंतु कोशिका या पादप कोशिका को किसी विलयन में रखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, यानी अगर हम जंतु कोशिका और पादप की कोशिका को किसी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, किसी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, जो विलयन होगा वो 3 टाइप का होगा। ठीक है, जो विलयन होगा वो 3 टाइप का होगा। एक तो होता है तनु विलयन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट। एक होगा मीडियम टाइप का विलयन, ठीक है, जिसमें अभी बताऊंगा क्या होता है मीडियम टाइप का विलयन। एक होगा सांद्र विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन क्या होता है? देखिए, तनु विलयन क्या होता है? जिसमें क्या हो, विलयन तो आपको पता है जिसमें विलायक होगा और विलय भी होगा। ठीक है, जिसमें जो विलय होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा, बहुत ही कम होगा। ये बात याद रखना, जो तनु विलयन होता है उसमें विलय क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। और जो विलायक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा, और विलय क्या होता है, कम। ठीक है, तो अगर हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को तनु विलयन में डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को तनु विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, कि जो जल होगा, जल मतलब जो विलयन में जो जल पाया जाएगा, जल होगा, वो क्या होगा, प्रासरण के द्वारा, प्रासरण आपको पता ही है क्या होता है, के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को तनु विलयन में डालते हैं तो क्या होगा, जो जल होगा वो प्रासरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, और हमने इसको किस विलयन में डाल दिया, तनु विलयन में। ठीक है, बट इसमें क्या होगा कि जो जल जाएगा, जो कोशिका के अंदर जल जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए जितना जल जाएगा उतना जल, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, पारगम्य होती है, मतलब उसके आर पार जले जा सकते हैं। ठीक है, जल के अणु आर पार जा सकते हैं।
मतलब जो कोशिका के अंदर होगा जल वो जाएगा अधिक और बाहर आएगा कम। ठीक है, यानी अगर हम किसी कोशिका, पादप कोशिका या जंतु कोशिका को तनु विलयन में डालेंगे तो जो जल होगा प्राशन विधि के द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, बट क्या होगा, अधिक जल जाएगा और बाहर निकलेगा कम, क्योंकि कोशिका झिल्ली एक क्या है, पारगम्य झिल्ली है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा या परिणाम निकलेगा क्या होगा कि देखिए अधिक जल जा रहा है और कम निकल रहा है, अधिक जा रहा है कम निकल रहा है, तो क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। ये इस बार आया था असिस्टेंट कमांडेंट में। ठीक है, ये 3 कथन दिए हुए थे, वही बताना था इसमें से कौन सा सही है गलत। ठीक है, तो क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, अगर कोशिका को यदि किसी कोशिका या जंतु या पादप कोशिका को तनु विलयन में डालेंगे तो क्या होती है, कोशिका क्या होती है, फूल जाएगी और कोशिका के अंदर क्या होगा, जल चला जाएगा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, अल्प प्रसारण दाबी विलयन। इस विधि को अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अगर कोशिका को किसी ऐसे माध्यम में रखेंगे जिसमें जो कोशिका के जो अंदर की सांद्रता है और कोशिका के जो बाहर की सांद्रता है, ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर हों। ठीक है, अगर कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखा जाए कि कोशिका के जो अंदर की सांद्रता है और कोशिका के बाहर की सांद्रता है दोनों बराबर हों। ठीक है, तो क्या होगा, जो जल होगा वो कोशिका झिल्ली के आर पार तो हो जाएगा, यानी आ भी जाएगा और चला भी जाएगा, यानी जितना जल आएगा और उतना ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा, कोशिका पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो फूलेगी ना वो सिकुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जितना जल गया उतना ही बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर कोशिका को हम सांद्र विलयन में यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रखें। ठीक है, सांद्र विलयन क्या होता है, जिसमें विलय ज़्यादा हो और विलायक क्या हो, कम हो। ठीक है, विलायक कम हो और विलय क्या हो, ज़्यादा। अगर हम किसी कोशिका को ऐसे सांद्र विलयन में रखेंगे तो क्या होगा, यानी जो कोशिका के जो अंदर और बाहर, ठीक है, कोशिका के जो अंदर और बाहर, अंदर सांद्रता कम है और बाहर सांद्रता अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो जल होगा वो क्या होगा, कोशिका से बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर कम जल आएगा, कम आएगा और ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम होगा, कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे कि अगर किसी कोशिका को सांद्र विलयन में डाला जाए तो कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं अति प्रसारण दाबी विलयन। ठीक है, और इसको बोलते हैं समप्रसारण दाबी विलयन। ठीक है, इसको अल्पप्रसारण दाबी विलयन, ये तीनों याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये भी कर लेते हैं कवर। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अगर मान लीजिए ये दे रखा है कि अंडे को तनु और सांद्र में डालने पर क्या स्थिति होगी। ठीक है, तो अंडे को अगर छील कर, जो अंडे का ऊपर का जो छिलका होता है उसको छील कर अगर तनु विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, अंडा प्रसारण के द्वारा फूल जाएगा और सांद्र में डालेंगे तो अंडा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक अंक को कवर करते चले जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में छोड़ देना।